हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे इमोशनल ईएमएफ पर। एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे, देखते हैं उसको। ये m मास l लेंथ का वायर इधर v0 स्पीड से जा रहा है, ये रेजिस्टेंस r0, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है B। ये हम लोग कर चुके थे। इस पे फोर्स लगाया गया F0 और ये कांस्टेंट फोर्स है। हम लोग को इसका स्पीड कैलकुलेट करना था टाइम के फंक्शन में, किसी भी टाइम t पर। सॉल्व करते हैं। तो किसी इंस्टेंट t पर अगर हम इसको देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। इस पे फोर्स आगे लग रहा है F0, ये रेजिस्टेंस R, ये कुछ v वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और यहां पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है B। अब देखते हैं हो क्या रहा है। जैसे अगर ये v वेलोसिटी गेन कर चुका है तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा v क्रॉस b। v क्रॉस b करेंगे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ऐसे पोलैरिटी का एक सेल लग जाएगा। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज यहां पर करंट फ्लो करने लगेगा इस लूप में। तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। सपोज I करंट है और अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे लगेगा फोर्स I L क्रॉस B। तो L क्रॉस B करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में फोर्स आ रहा है, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स FM अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हो क्या रहा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स तभी आएगा जब करंट आएगा, और करंट तभी आएगा जब ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ तब आएगा जब वेलोसिटी होगा। शुरुआत में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, पहले ये फोर्स लग रहा था। ये फोर्स जैसे ही इसको जरा सा एक्सेलरेट कराया, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, कुछ वेलोसिटी आया इसके पास, जरा सा dv। तो dt टाइम के बाद इसके पास जरा सा वेलोसिटी आया, वेलोसिटी आते ही थोड़ा सा ईएमएफ आया, ईएमएफ आते ही करंट आया, और करंट आते ही ये मैग्नेटिक फोर्स आना स्टार्ट हो गया। लेकिन शुरुआत में ये मैग्नेटिक फोर्स कम है, बहुत कम, क्योंकि स्पीड एकदम जरा सा गेन की है। तो अभी भी F0 ज्यादा है और FM कम है। तो और एक्सेलरेट करेगा, स्पीड और बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो जब तक ये आगे वाला फोर्स ज्यादा है इस FM से, तब तक इसका स्पीड बढ़ते रहेगा। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं। इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हो जाएगा BLV। तो अब जो इसमें लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा I का वैल्यू E अपॉन R, दैट इज BLV अपॉन R। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा ILB। तो ILB अगर कर देंगे तो I का वैल्यू है BLV अपॉन R इंटू L इंटू B। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अब इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू F0 माइनस FM। तो F0 माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये हो गया मैग्नेटिक नेट फोर्स का वैल्यू। अब यहां से मैग्नेटिज्म का काम समाप्त हो गया, और इसके बाद अब हम लोग काइनेमेटिक्स अप्लाई करने लग जाएंगे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, नेट फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स भी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, स्पीड पे डिपेंडेंट है। अब इसको हम लोग F को ma के बराबर लिखेंगे। F का वैल्यू हो गया F0 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू m, और एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt। इसके पिछले क्वेश्चन में माइनस dv बाई dt लिखे थे, इस बार प्लस में dv बाई dt लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बस अभी एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा F0 r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू m इंटू dv बाई dt। तो dv अपॉन F0 r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू dt अपॉन mr। दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट। टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक, स्पीड का लिमिट 0 से लेकर v तक। mr तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया ln F0 r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और इधर आ गया माइनस 1 बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर फ्रॉम 0 टू v, 1 बाई mr इंटू टी फ्रॉम 0 टू t। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln F0 r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन F0 r, और ये वाला सामान उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। तो ये जो पूरा सामान दिख रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, इसको हम लोग बोल देते हैं k। तो अब ये हो जाएगा F0 r माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन F0 r इज ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहां से v का वैल्यू आ गया F0 r अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये आ गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये के वही वाला जो चीज है जो हम लोग माने थे। अब देखो यहां पर तुम लोग को आरसी सर्किट थोड़ा सा याद होगा। आरसी सर्किट में बताए थे कि जो भी चीज इंक्रीज कर रहा होगा है ना, उसका फंक्शन 1 माइनस ई वाला बनता है। जो डिक्रीज कर रहा है उसका फंक्शन ई टू द पावर माइनस ऑफ समथिंग बनता है। यहां पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड डिक्रीज कर रहा था तो उसका फंक्शन सीधा ऐसा बना था v इक्वल्स टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यहां स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा फंक्शन बना है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। यहां पर भी एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन आया है। तो ये आ गया अपना स्पीड टाइम के फंक्शन में। और यहां से अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो एक बात समझ में आता है कि t0 पर t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये वाला चीज हो जाएगा 1 और v का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। t इक्वल टू 0 पुट कर दे तो v का वैल्यू 0, और अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दें तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0 और ये स्पीड तुम्हारा मैक्सिमम आ जाएगा। ये मैक्सिमम स्पीड ये लिखा हुआ है F0 r अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। मतलब फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम 0 से बढ़ते बढ़ते फाइनली ये स्पीड पहुंच जाएगा। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको टर्मिनल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वायर जो है ये इतना स्पीड गेन कर चुका होगा। ठीक है, बढ़ते 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 फाइनली इस वैल्यू पे पहुंचेगा। तो ये आ गया अपना स्पीड टाइम के फंक्शन में। मान लो अगर हमको सीधा ये बोला जाता कि इसका टर्मिनल स्पीड निकालो, मतलब फाइनली ये कांस्टेंट स्पीड अटेन कर चुका है ये वाला जो अभी अपना इस फॉर्मूला से आ गया है। अगर हमको डायरेक्टली बिना ये सब तामझाम किए, बिना ये कैलकुलेशन किए अगर हमको ये बताना होता कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका स्पीड कितना होगा या फाइनली ये जो कांस्टेंट स्पीड
टर्मिनल स्पीड अटेन कर रहा है इसका वैल्यू कितना है, तो हम ये काम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे देखना, हमको पता है कि शुरुआत में ये FM तो है ही नहीं, F0 है, तो इसका स्पीड कुछ स्पीड आया और फिर FM आ गया। जैसे ये स्पीड आया, इंड्यूस्ड EMF आया, उससे करंट आया, उससे मैग्नेटिक फोर्स आ गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब तक ये ज्यादा है F0, ये जब तक ज्यादा है इससे, तब तक स्पीड बढ़ते रहेगा, और अगर स्पीड बढ़ते रहेगा तो ये बढ़ते रहेगा। फाइनली क्यों कांस्टेंट स्पीड पे पहुंचा ये समझना। जब तक ये ज्यादा है स्पीड बढ़ते रहेगा, और स्पीड अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा कि बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स और ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और उसके बाद स्पीड का फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फाइनली स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच गया। तो अगर हमको कोई बोलता कि बताओ वो फाइनल कांस्टेंट स्पीड कितना है, वो टर्मिनल स्पीड कितना है, तो हमको पता है कि उस समय तो वायर पर नेट फोर्स जीरो है, तो हम लोग नेट फोर्स को कर देंगे जीरो। जीरो कर दिए तो इससे F0 इक्वल्स टू FM, मतलब F0 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो V का वैल्यू आ गया F0 R अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, यही वाला वैल्यू आ गया। तो उस समय इस वायर पर नेट फोर्स जीरो था, उसको भी जीरो करके हम लोग डायरेक्टली टर्मिनल स्पीड तक पहुंच सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या? चलते हैं आगे। अब यहां पर और कुछ भी कैलकुलेट करना होता, मान लो अगर हमको बोलेगा कि बताओ किसी भी टाइम t पर EMF कितना है, या इसमें करंट कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है किसी भी टाइम t पर, तो एक बार तुम्हारे पास स्पीड टाइम के फंक्शन में आ गया तो बाकी सारा चीज स्पीड पर डिपेंड कर रहा था। इंड्यूस्ड EMF कितना है, BLV, V का वैल्यू रख दो। करंट कितना है, BLV अपॉन R। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो सब कुछ V पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपना बात हुआ मोशनल EMF पर। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, और वो है स्टैटिक EMF। तो देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है EMF जनरेट होने का। स्टैटिक EMF। अब स्टैटिक EMF में कोई मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट का कंडक्टिंग होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट का होना ही जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडक्टिंग तो दूर का बात है, ऑब्जेक्ट कोई लूप है भी या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैटिक EMF तो आएगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, समझते हैं ऐसा क्या है, कैसे हो रहा है। अगर हम यहां पर एक कंडक्टिंग लूप ले लिए, है ना, कंडक्टिंग लूप है अभी, और हम एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए टाइम के फंक्शन। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी एक चीज मान लो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना। सपोज इंक्रीज कर रहा है फील्ड, तो इंक्रीज कर रहा है फील्ड, तो इस लूप से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, और लूप से अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा कि ये फ्लक्स इंक्रीज ना हो, तो ये इस फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए, है ना, ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस फ्लक्स को घटाने के लिए ये अपना फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देने के लिए इसका अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस तरह से, ताकि इसका खुद का फील्ड बाहर आ सके। तो अब
यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया और एक इंड्यूस्ड करंट आ गया, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। और फैराडे बोला है कि फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया और इंड्यूस्ड करंट आ गया, क्योंकि ये कंडक्टिंग लूप था। अब सवाल यहां से चालू होता है, यहां पर मोशन तो इन्वॉल्व है ही नहीं, यहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। करंट अगर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया अंदर। चार्ज अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये काम मैग्नेटिक फील्ड तो कर ही नहीं सकता। रुके हुए चार्ज को चला देने का काम, रुका हुआ चार्ज अगर चलने लग गया, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसका स्पीड चेंज हो गया, और ये काम मैग्नेटिक फोर्स तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है, और वो भी उसका स्पीड नहीं चेंज कर सकता, खाली डायरेक्शन। तो यहां चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो चार्ज घूमने लगा। तो चार्ज अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये काम मैग्नेटिक फील्ड के बस का नहीं है। तो अब सवाल यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, यही तो हम लोग को जानना है। मोशनल ईएमएफ में क्या हुआ था कि चार्जेस का सेपरेशन हुआ था, है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगने से हम लोग उसको मूव करा रहे थे, जिससे मैग्नेटिक फोर्स लगा, चार्ज सेपरेशन हुआ, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब यहां कहानी बिल्कुल अलग है, यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आने का कारण जब बहुत रिसर्च किया गया, है ना, तो प्रैक्टिकली ये बात समझ में आया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि यहां पर जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये बात तो श्योर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है इसके द्वारा। नेचर में ये देखा गया कि जब भी कहीं पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने लगेगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, जिसको आगे चलकर हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स करके एक चैप्टर आएगा। यहां हम तुमको क्या बता रहे हैं, यहां हम बता रहे हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। ये नेचर का एक प्रॉपर्टी है, नेचर ऐसा कर रहा है, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जैसे लॉ जो होता है ना, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग मानते हैं और बाकी चीज उससे हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो ये भी एक लॉ टाइप का चीज समझ सकते हो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और साथ में ईएम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये एक नया बात हम लोग के लिए है। तो ये देखा गया कि भाई ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहा है जो यहां पर मौजूद है। अगर ऐसा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा है, तो उसको इस ऑब्जेक्ट के होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। भाई स्पेस में कहीं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर दिया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया तो हम कोई दो पॉइंट ऐसे स्पेस में लेंगे तो उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डीएल। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हाँ, बस फर्क इतना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा और वो कंडक्टिंग हुआ तो उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। और अगर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो बस करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दो पॉइंट्स के बीच में मिल ही जाएगा। तो बस ऑब्जेक्ट, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जबकि मोशनल ईएमएफ में याद करो, बिना कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रखे इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे?
उस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को हम चलाए तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा, जिससे वो इधर उधर हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए मटेरियल चाहिए था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए मटेरियल नहीं चाहिए। तो इसलिए जब मटेरियल नहीं चाहिए तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। हाँ, बस मटेरियल अगर रखोगे और वो कंडक्टिंग होगा तो करंट भी आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, उसका पैटर्न कैसा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, किस टाइप का पैटर्न है। लेकिन उसके पहले एक बात यह है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते थे वहां हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कई मायनों में अलग है। कैसे अलग है? इलेक्ट्रोस्टैट में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते थे, अब उसको एक नया नाम दे दिया गया है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, ताकि यहां से उसमें फर्क कर सके। अब ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? वो वाला फील्ड चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है, उसका सोर्स कौन था? चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, और यहां जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों का सोर्स अलग अलग है, और खाली इतना ही फर्क नहीं है, फर्क और भी है। वो वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, है ना, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसका एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा। यहां पर क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहां पे, इसका कोई भी ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता। अब किसी चीज का ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये लूप बना रहा होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लूप नहीं बनाता था, उसका एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होता था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होगा, ये लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये क्लोज पाथ बनाएगा। और अगला बात ये है कि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, वो कंजर्वेटिव नेचर का था, है ना। हम लोग 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को पहली बार डील करते हैं, तो वही उसी का बात चल रहा है। वो कंजर्वेटिव नेचर का होता था, है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव वो जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड करता, कंजर्वेटिव वो जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, नॉन कंजर्वेटिव वो जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है ना। जैसे फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, इसका सोर्स जो है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। लूप चाहे जैसा भी हो, बट ये हमेशा लूप बनाएगा, क्लोज पाथ बनाएगा। तो अब यहां से एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड produces an electric field. This field is called induced electric field. This induced electric field is different
from electrostatic field produced by charges। ये उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से डिफरेंट है जो चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या फर्क है ना? डिफरेंस का बात किया जाए तो पहला, सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, source of induced electric field is time varying magnetic field। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्जेस। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज चार्ज। सेकंड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड पाथ, इसको कि हम लोग लूप भी बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ बनाता है, लूप बनाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। इसके पास एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होता है। ठीक है। तीसरा बात यह है, थर्ड पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं ऊपर। थर्ड पॉइंट यह है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन सब के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, लूप के फॉर्म में है, नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से अलग हो गया। हालांकि काम इसका भी वही है कि ये चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं पैटर्न का, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार के पैटर्न में आ रहा होगा। ठीक है, किस तरह का डायरेक्शन होगा, कहां कैसा होगा। तो फील्ड के पैटर्न पे बात करते हैं कि अब पैटर्न कैसा बन रहा होगा।